नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए GS3 का एक टॉपिक, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। इसके पहले हम अपने टॉपिक को एलिब्रेट करें। आज हम आपके लिए लेके आए एथिक्स का एक एग्जाम्पल। हमारे GS4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्टीट्यूड। किसी स्किल को एक्वायर करने में, लर्न करने में जो हमारी नेचुरल एबिलिटी होती है, इनेट पोटेंशियल होता है, वही हमारा एप्टीट्यूड कहलाता है, जिसको हम फर्दर एडिक्वेट नॉलेज से, ट्रेनिंग से इन्हांस कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल को देखें, जब नए सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट होता है तो उनमें जॉब के लिए स्किल की कमी होती है, बट उनके पास एप्टीट्यूड होता है उन्हें लर्न करने के लिए, और इसी लर्निंग एबिलिटी, एप्टीट्यूड की वजह से यही सिविल सर्वेंट आगे जा कर के हमारी कंट्री, हमारे स्टेट टू बी बिल्डिंग के स्टील फ्रेम साबित होते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसा कि हम जानते हैं, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली बचपन से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उनके लिए कहा जा सकता है कि उनमें क्रिकेट के लिए इनबिल्ट एप्टीट्यूड था, बट यही एटीट्यूड है जिसने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया और सचिन तेंदुलकर जी को बुलंदियों की ऊंचाई पर पहुंचा दिया और गॉड ऑफ द क्रिकेट बना दिया। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, HDO। जैसा कि हम जानते हैं, 21वीं सेंचुरी में इंडिया एक मेजर पावर की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए कहीं ना कहीं हमारी सॉफ्ट पावर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। बट आज के सिनारियो में सॉफ्ट पावर एडिक्वेट नहीं है, हमें कहीं ना कहीं स्मार्ट पावर के जुडिशियस यूज़ की ज़रूरत है। हाउएवर इट इज़ टाइम द स्ट्रक्चर ऑफ हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू को कम्प्रहेंसिव तरीके से डिस्कस करना है तो HDO, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आखिर HDO बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से समझ सकते हैं कि हमारे लिए सिक्योरिटी कितनी एसेंशियल है। हमें इंडिया के इंटरेस्ट को तो सेफगार्ड करना ही है, साथ में जो हमारे फ्रेंडली नेशन है उनको भी असिस्ट करना है। हमारी कंट्री के जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक फैक्टर हमारी कंट्री को ऐसे ट्रेजेक्ट्री पे ला चुके हैं दैट जनरेट्स इट्स ओन सिक्योरिटी कंपल्सन। HDO में कुछ रिफॉर्म बताए गए हैं। जैसे जैसे इंडिया पावरफुल नेशन के इलाइट क्लब की तरफ बढ़ता जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दैट रिलेट टू HDO रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। इसके लिए कुछ रिसेंट में रिफॉर्म भी हमको देखने को मिले हैं, लाइक क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर DMA, जो कि हेड करते हैं CDS, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ डिफेंस स्टाफ CDS, से कतकर कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाया गया है, जो कि वॉर और पीस टाइम में तीनों सर्विसेज के पोटेंशियल को सिनर्जाइज करेगा। जो CDS की पोस्ट को क्रिएट किया गया था कारगिल रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे, DMA जो है मिलिट्री से संबंधित जो भी मैटर्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी कंट्री में जो भी एजेंसीज हैं जो कि रिलेट करती हैं नेशनल सिक्योरिटी से, इंडियन आर्म फोर्सेस से, उनको कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देखें, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है। और जो NSC है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर। इसके अगर स्ट्रक्चर को देखें, ये 3 टायर स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट है ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी का सचिवालय, सेकंड है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप SPG, जिसके चेयरमैन होते हैं NSA, एंड थर्ड है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है। जो SPG है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, ये हमारी सिक्योरिटी के ऊपर स्ट्रेटजी को बनाता है, चाहे वो वाटर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, कम्युनलिज्म हो। इसमें डाइवर्स फील्ड के मेंबर होते हैं सो दैट डिसीजन मेकिंग में बेटर सिंक्रोनाइजेशन हो सके। और ये NSC के 3 टायर स्ट्रक्चर का पहला लेवल होता है। NSC को 1998 में वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। NSC एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है PM को एडवाइस करने में ऑन इश्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इसके मेंबर्स में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, एंड वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है। ये नेशनल सिक्योरिटी प्लान को फॉर्मुलेट करती है और इम्प्लीमेंट करती है। कंट्री में जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में NSC लाइजन का काम करती है। NSC एक अपेक्स एजेंसी है जो कि हैंडल करती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी को, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल डिफेंस को, मिलिट्री अफेयर्स को, काउंटर इंसर्जेंसी को, स्पेस हाई टेक्नोलॉजी को, इकोनॉमी को, काउंटर टेररिज्म को एंड इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। जो NSC है उसको हेड करते हैं PM
और NSA जो है वो इनके सेक्रेटरी होते हैं। ये एक तरह से PM के चीफ एडवाइज़र होते हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर एंड इंटरनेशनल अफेयर के ऊपर। इनकी रैंक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है। जो NSA है वो चेयरमैन होते हैं नेशनल इंटेलिजेंस बोर्ड के, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप के, डिफेंस प्लानिंग कमेटी के। वो IB से, RA से इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेते हैं। नेक्स्ट है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS जो है ना वो 4 स्टार जनरल ऑफिसर होते हैं। वो ऑल ट्राई सर्विसेज के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर के प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं। CDS के अगर रोल एंड मैंडेट को देखें, ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के हेड होते हैं। इनको ये अथॉरिटी होती है कि ट्राई सर्विसेज के तीनों चीफों को डायरेक्शन दे सकते हैं। वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में एडवाइजरी रोल परफॉर्म करते हैं। इनकी रैंक सेक्रेटरी की होती है। वो ट्राई सर्विसेज की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने का काम करते हैं और उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट करते हैं। एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं। आखिर इनका सिग्निफिकेंस क्या है? ये एक तरह से आर्म फोर्सेस एंड गवर्नमेंट के बीच में सिनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेशंस में ट्राई सर्विसेज की जॉइंटनेस को प्रमोट करते हैं। थिएटर कमांड के ऑपरेशन के लिए CDS स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को एडमिनिस्टर करते हैं और साथ में न्यूक्लियर कमांड चेन की फंक्शनरी होते हैं। CDS ये इंश्योर करते हैं कि जो भी डिफेंस बजट दिया गया है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए। नेक्स्ट इज DAC, नेशनल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इसके अगर कंपोजिशन को देखें, इसके चेयरमैन है डिफेंस मिनिस्टर और मेंबर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नवल स्टाफ, एयर स्टाफ, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ कमेटी, डायरेक्टर जनरल एक्विजिशन, डिप्यूटी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस। इसको कारगिल वार के बाद रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी के रिकमेंडेशन के बेस पे फॉर्म किया गया था। ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्लानिंग प्रोसेस को ओवरऑल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। जो हमारी ट्राई सर्विसेज है उनके लिए कोई नई पॉलिसी है, कैपिटल एक्विजिशन है, उनको डिसाइड करने के लिए DAC एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बजट को ऑप्टिमली यूटिलाइज करके प्रोक्योरमेंट को इंश्योर करना, आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी कैपेबिलिटी टाइम फ्रेम को देखते हुए। इसके अगर फंक्शन को देखें, ये डिफेंस फोर्सेस के लिए लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान बनाती है। जो भी एक्विजिशन प्रपोजल होते हैं उनका एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करती है और जो भी एक्विजिशन प्रपोजल होते हैं उनको बाई एंड मेक के हिसाब से कैटेगराइज करती है। अगर हमारा प्रोक्योरमेंट सिंगल वेंडर से होना है तो वो भी क्लियरेंस यही प्रोवाइड करती है। ये 300 करोड़ के ऊपर के प्रपोजल में ऑफसेट प्रोविजन को फाइनलाइज करती है और हमारे एक्विजिशन प्रपोजल में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के डिसीजन को यही फाइनल करती है। इस तरह से कहा जा सकता है जो NDAC है वो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की प्रोसेस का पहला स्टेप है। नेक्स्ट है डिफेंस प्लानिंग कमेटी, DPC। इसके चेयरमैन भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं। DPC एक इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होती है जो कि कंट्री के मिलिट्री एंड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को ड्राइव करती है और गाइड करती है डिफेंस इक्विपमेंट एक्विजिशन को। इसके अगर मेन फंक्शंस को देखें, ये कंट्री के लिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी रिस्क को एसेस करती है और कंट्री के डिफेंस और सिक्योरिटी प्रायोरिटी को डिफाइन करती है। ये नेशनल मिलिट्री स्ट्रेटजी, ड्राफ्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिव्यू को फॉर्मुलेट करती है। DPC के बारे में कहा जा सकता है कि ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बिल्ड करती है और डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट करने की स्ट्रेटजी बनाती है। नेक्स्ट इज NCA, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ये इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग कमांड, कंट्रोल, ऑपरेशनल डिसीजन देती है। NCA के अगर स्ट्रक्चर को देखें, इसमें एक पॉलिटिकल काउंसिल है जो कि हेड करते हैं PM और सिक्योरिटी काउंसिल है जो कि हेड करते हैं NSA। NCA अपना इनपुट पॉलिटिकल काउंसिल को देती है जो कि न्यूक्लियर अटैक से संबंधित डिसीजन को फाइनल करती है। नेक्स्ट इज SFC, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। इसको स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है। ये इंडिया की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का पार्ट है और कंट्री के टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन स्टॉकपाइल के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज DSA, डिफेंस स्पेस एजेंसी। ये इंडियन आर्म फोर्सेस की ट्राई सर्विस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये स्पेस वॉरफेयर है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस एसेट है, उसको ऑपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। DSA जो पर्सनल लेती है वो आर्म फोर्सेस की तीनों ब्रांचों से लेती है। इस वीडियो की PDF आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स के साथ में। थैंक यू।